हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज है ये, है ना, सर्कुलर मोशन का। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है तो कमर कस लो, काफ़ी टाइम लगने वाला है ना। इसका पार्ट डी बहुत अच्छा है। पार्ट डी के लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ए बी सी पार्ट तो थोड़ा सिंपल है, वो तो हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी एंड सी डी ई ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर एंड जॉइंट स्मूथली एज शोन इन द फिगर। तो आपको दिख रहा होगा ये ए बी सी पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड है और सी डी ई पार्ट जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, दोनों सर्कुलर है, दोनों की रेडियस 100 मीटर है और ये दोनों अपने सेंटर पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये ए बी सी और सी डी ई क्वार्टर सर्कल की लेंथ के बराबर हैं। ठीक है, अब देखो ईच पार्ट सबटेंस ये तो हो गया। अ साइकिल वेइंग 100 kg टुगेदर विद द राइडर ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 18 इंटू 5/18 करोगे तो 18 कट जाएगा और क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना। तो ले दे के जो साइकिल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज़ एट बी एंड डी। तो बी ये रहा और डी ये रहा, तो ये तो तुरंत हो जाएगा, मैं यहीं पर बना देता हूँ। देखो बी पॉइंट पे अगर मैं इस साइकिल का एफ बनाऊँगा तो नीचे क्या लगेगा, इस पर एम जी लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और जो अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है ना। और चूँकि ये सर्कुलर पार्ट में है, मतलब सर्कुलर पाथ में है, तो इसका एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि यहाँ पर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर दैट इज एम जी माइनस एन, एन बी लिख लेता हूँ इसको, है ना। एन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, मास इंटू ए सी। ये क्या हो गया, एम जी माइनस एन बी इज व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू ए सी। ए सी क्या हो जाएगा भैया, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एम जी कितना है, मास 100 kg है, तो 1000 माइनस, देखो जी की वैल्यू 10 लेना है ना, तो एम जी करोगे तो 1000 आएगा। एन बी इज इक्वल टू 100 इंटू वी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 बाय आर यानी कि 100। तो ये 100 गया और एन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 माइनस 25, तो ये आ गई 975 न्यूटन। तो पॉइंट बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है, 975 न्यूटन। अब क्या पूछा है, ये तो हो गया। अब डी पे भी नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो डी पे अगर मैं एफ बनाऊंगा तो नीचे लगेगा क्या, एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन डी। और इस बार देखो भाई, ए बी सी में जो सेंटर था वो नीचे था, है ना, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर था वो नीचे था, पर सी डी ई वाले पार्ट में जो सेंटर है सर्कल का वो ऊपर है, तो ए सी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इस बार मैं क्या लिखूँगा, एन डी माइनस एम जी इज़ द नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, है ना भाई। एन डी रेडियली इनवर्ड है और एम जी रेडियली आउटवर्ड है, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर क्या हुआ, एन डी माइनस एम जी। दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगेन वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से जो एन डी की वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना, एम जी कितना है, 1000 है, और एम वी स्क्वायर बाय आर कितना हो जाएगा भैया, 100 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 25 बाय रेडियस कितना, 100 गया, कितना है ये, 1025 न्यूटन। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का, पार्ट ए के दो आंसर हो गए, 975 और 1025। ठीक है, नोटिस आपको ये करना है कि डी पॉइंट पे टेंशन, सॉरी, नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉइंट बी। ठीक है, अब ए पार्ट, क्वेश्चन पार्ट ए की कहानी ख़त्म हो गई, तो इन सबको मिटा दिया जाए। पार्ट ए की कहानी ख़त्म। अब पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी सी डी। देखो भाई, बी पे अगर आप ध्यान दोगे, पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है।
तो इस समय कोई रेडियल एक्सेलरेशन है क्या इसका, सॉरी इस समय कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। mg कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना भाई, और इसका एकमात्र एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो जब ये स्पीड कांस्टेंट है तो कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर इस पॉइंट बी पे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, या तो आगे लगेगा या तो पीछे लगेगा, ठीक है ना भाई, इन्हीं दो डायरेक्शन में लग सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन अलोंग द टेंजेंट लगता है, और दोनों ही केस में ये v कांस्टेंट नहीं हो सकती, इस वजह से पॉइंट बी पे फ्रिक्शन क्या है, ज़ीरो है। सिमिलरली पॉइंट डी पे भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक, पॉइंट सी की बात करते हैं, पॉइंट सी की बात करते हैं, सबको मिटाओ। पॉइंट सी पे देखो, सबसे पहले एंगल निकालता हूँ मैं। देखो भाई, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन से मैं ए बी सी को जोड़ देता हूँ, सॉरी ए सी और ई को जोड़ दिया। अब देखो ये वाला जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 45 है ना, 45 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल बेसिकली कितने हो गए, 45 डिग्री हो गए। अब देखो ध्यान से, जब पार्टिकल कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट सी पे आ जाएगा, तो उसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ये पार्टिकल सी पे आ गया। अब उस पर एम जी यहाँ लग रहा है ना, एम जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है, तो ये 45 है, तो ये भी 45, ये भी 45, तो एम जी बाय रूट टू यहाँ टूट के एक कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग द टेंजेंट एम जी बाय रूट टू, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ट्रैक के परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, एम जी बाय रूट टू। ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा। और सोचो, अब चूँकि कार की स्पीड कांस्टेंट है, कार की स्पीड अगर कांस्टेंट है, सॉरी कार बोलता हूँ, ये जो साइकिल है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो मेरे को ये चाहिए कि इस एम जी बाय रूट टू को, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, कोई बैलेंस करने को चाहिए। कौन करेगा, वो फ्रिक्शन करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, फिलहाल रेडियल डायरेक्शन को मत देखो, है ना, किसको देखो, टेंजेंशियल डायरेक्शन को। क्यों, क्योंकि मेरे को स्पीड v कांस्टेंट चाहिए, और v स्पीड को कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और मेरे को चाहिए v कांस्टेंट, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो अगर चाहिए तो एम जी बाय रूट टू को, फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी बाय रूट टू, ख़त्म। अब एम जी कितना है भैया, 1000 है ना, 1000 बाय रूट टू करोगे तो जो भी आंसर आएगा, कर निकाल लेते हैं, चलो 1000 डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये आ जाएगा 707.1, ठीक है ना, 707.1। अब आंसर भी मैच कर ही लेते हैं यार, है ना, बिल्कुल 707 न्यूटन आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 707.1 को उसने अप्रॉक्सीमेटली 707 न्यूटन लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पार्ट बी भी जो है सॉल्व हो गया। पार्ट बी में अपन पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे फ्रिक्शन निकाले। बी पे और डी पे पता चला कि फ्रिक्शन ज़ीरो है, और सी पे पता चला कि फ्रिक्शन की वैल्यू 707 है, ठीक। तो पार्ट बी की कहानी ख़त्म, सब मिटा दो। अब देखते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी में लिखा हुआ है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये भी अच्छा पार्ट है। देखो यार, सी के पहले की अगर मैं बात करूँ और सी के बाद की बात करूँ, जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बी और सी के बीच में किसी एक पोर्शन की बात कर रहा हूँ, और सी और डी के बीच में किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब इस एंगल को मैं 90, सॉरी इस एंगल को मैं थीटा बोल लेता हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है। अब मैं इसकी एफ बी डी बनाऊँगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी। तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी ट्रैक वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और अलोंग द ट्रैक कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा,
ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर अप द इंक्लाइन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को किसको बैलेंस करना है, mg sin थीटा को, क्योंकि हमें चाहिए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहे। लेकिन रेडियल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, टूवर्ड सेंटर, विच इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड सेंटर। तो mg cos थीटा इन माइनस नॉर्मल आउट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक की बात है, B से लेकर C तक की बात है। किसी भी पॉइंट B से लेकर C, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो इस पोर्शन में किसी भी पॉइंट पे जब एंगल थीटा बन रहा है वर्टिकल से, तब जो नॉर्मल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो ये निकल के आ रहा है। अब मैं बात करूँगा C से D के बीच में किसी पॉइंट की। ठीक है, C से D में जाते हैं, तो ये रहा C से D, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, और इस बार मैं इस एंगल को अल्फ़ा मान लेता हूँ। ठीक है, फिर से एफ बनाऊँगा, यहाँ पर नीचे लगेगा mg, है ना, mg का अलोंग दी टेंजेंट कंपोनेंट कितना आएगा, mg साइन अल्फ़ा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg कॉस अल्फ़ा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, mg कॉस अल्फ़ा, है ना, ये एंगल अल्फ़ा है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर टूवर्ड सेंटर। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन को अगेन mg साइन अल्फ़ा को बैलेंस करना है, क्योंकि हमें v कांस्टेंट चाहिए, स्पीड कांस्टेंट चाहिए। अब सेंटर तो ऊपर है ना भाई, तो रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, n माइनस mg cos अल्फ़ा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाय आर। इसको मैं लिख देता हूँ n CD। ठीक है, क्योंकि हम किसी एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि C और D के बीच में लाई कर रहा है। तो n CD की एक्सप्रेशन जो बन के आ रही है वो आ रही है mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos अल्फ़ा। तो इन दोनों इक्वेशन में आपको डिफरेंस तो साफ साफ दिख रहा होगा। अब पॉइंट C के जस्ट पहले और जस्ट बाद की मेरे को बात करनी है। ठीक है, जस्ट पहले पॉइंट C के, सोचो यहाँ पर हूँ मैं, है ना, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होएगा, इस कॉस थीटा में मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, 45 रख दूंगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, क्या आएगा देखो, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। NBC, अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट C के जस्ट पहले की, तो C माइनस लिख देता हूँ उसको। ठीक है ना, NC माइनस, C से जस्ट पहले। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर है ना। तो mg cos 45 माइनस mv स्क्वायर बाय आर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये mg मतलब 1000, cos 45 मतलब √2, 1/√2, माइनस mv स्क्वायर बाय आर, तो 100 इंटू वी स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25 बाय आर, तो 100 हो गया। और देखो ये 707 आया था ना, 707 माइनस 25 करूँगा तो कितना आएगा, ये 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 2 गया 9, और ये आ जाएगा 692। ठीक है ना, तो 692, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या यार, नहीं गलती कर रहा हूँ, 25 घटाना है ना, सॉरी। 7 में से 5 गया 2 आया, 10 में से 2 गया 8 आया, है ना, और ये 682। ठीक है ना, तो 682 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कब, तो इस कैलकुलेशन को हटा दो, 682 है ना।
एन सी की वैल्यू आ रही है 682, एन सी माइनस यानी कि सी के जस्ट पहले, ठीक है। अब मैं बात करूँगा सी के जस्ट बाद की, यानी कि इस पॉइंट पे। अब जैसे ही ये इस पॉइंट पे आ गया, अब तो ये किसका पार्ट बन गया है, सी डी का पार्ट बन गया है। तो अब मेरे को बात करनी इस एंगल की, ठीक है ना। ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है, जिसकी वैल्यू अगेन क्या हो गई, 45 डिग्री हो गई। पर एक्सप्रेशन क्या है, एम वी स्क्वायर प्लस एम जी कॉस अल्फ़ा है, ठीक है ना। तो अगर मैं एन सी डी निकालना चाहता हूँ, अब मैं जस्ट सी के बाद वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो सी प्लस बोल लेते हैं उसको। तो ये क्या आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फ़ा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये आएगा आपका 707 प्लस ये आएगा 25, ठीक है ना। तो 7 5 12 और ये 3 और ये 732 न्यूटन का फोर्स आएगा। तो एक चीज़ ध्यान दो भैया कि सी को जैसे ही क्रॉस किए, अचानक से नॉर्मल रिएक्शन 682 से सीधा 732 हो गया, सीधा 50 न्यूटन का फ़र्क आ गया, है ना। अब ये फ़र्क को मैं एम्फेसाइज मतलब इसलिए ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाला है, यानी कि पार्ट डी में ही काम आने वाला है, ठीक है ना। एक बार आंसर मिला लेते हैं अपन, 682 और 732, हाँ बिल्कुल सही आया है। तो अब अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट सी अपना ख़त्म हो गया, है ना। इसको क्लियर करते हैं पूरे को, पार्ट सी अपना ख़त्म। अब पार्ट डी पे आते हैं, जो कि एक काफ़ी धमाकेदार पार्ट है ना, जिसमें अपने को काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा सेटअप है ए बी सी कि धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आते जाता है कि क्या होने वाला है। देखो यार, बी पे टेंशन कितनी आई थी, बी पे याद करो, टेंशन आई थी पार्ट बी का, एक मिनट, ये नहीं है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बी और डी में टेंशन क्या कैलकुलेट किया था, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया था, है ना। और एक का आंसर आया था 975 और दूसरे का आंसर आया था 1025, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ एक मिनट, बिल्कुल 975 और 1025, ठीक है। यहाँ पर बी पे 975 आया था और डी पे 1025 आया था, ठीक। और सी पे क्या हुआ, 682 से लेकर सीधा क्या हो गया, 732 हो गया, है ना। यही हुआ था ना, 682 से लेकर सीधा 732 हो गया। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि पॉइंट बी से लेकर सी में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो घट रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि सी से लेकर डी जाने पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है। भाई ऑल ऑफ सडन तो बढ़ नहीं जाएगा, है ना। सी से लेकर डी में देखो 732 से 1025 हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है। और बी से लेकर सी में 975 से 682 हो गया, तो कम हो रहा है। यानी कि सबसे रिस्की जोन कौन सा है, सी। क्यों रिस्की है, क्योंकि पॉइंट सी पे नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम है, ठीक है ना। अब पॉइंट सी पे नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होने की वजह से फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क, और वो भी सबसे ज़्यादा रिस्की पॉइंट कौन सा है, सी से पहले वाला, क्योंकि वहाँ पर 682 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। सी से बाद तो चलो भाई 732 आ रहा है, वो भी फिर भी ठीक है। सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पार्ट डी को पहले पढ़ लेते हैं आराम से, क्या लिखा हुआ है देखो। लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर विच विल एंश्योर दैट द साइक्लिस्ट कैन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। तो देखो भाई, बी से लेकर सी में जाऊंगा अगर मैं, तो नॉर्मल रिएक्शन की जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। जबकि सी से लेकर डी में जो नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन बनी थी वो बनी थी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये थीटा को अपन अल्फ़ा माने थे, ठीक है ना। तो सोचो क्या हो क्या रहा है, बी से सी में जब मैं जाऊंगा, बी से जब मैं सी में जाऊंगा तो थीटा के साथ क्या होएगा,
ये थीटा था, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो सोचो ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा क्या होएगा, कम होएगा, तो ये ओवरऑल चीज़ क्या हो गई, कम हो गई। तो इस चीज़ को अपन मैथमेटिकली भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है बी से लेकर सी में। जबकि इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो और एंगल अल्फ़ा को देखो, ये अल्फ़ा माने थे अपन, तो जैसे मैं सी से डी मूव कर रहा हूँ ये अल्फ़ा मेरा कम होते जा रहा है, तो अल्फ़ा कम होएगा तो कॉस अल्फ़ा क्या होएगा, बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो मैथमेटिकली समझना हो तो मैथमेटिकली समझ लो, और वैसे तो जो अपन कैलकुलेशन किए उससे तो साफ साफ समझ में आ ही रहा था। ठीक है, तो अब देखो भाई, हाँ तो अब अपन कहाँ थे, अब बात किया जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर विच विल एंश्योर दैट द साइक्लिस्ट कैन मूव विद कांस्टेंट स्पीड। तो जो कोफिशिएंट जो भी हो, फ्रिक्शन मिनिमम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आपका मिनिमम हो, ठीक है ना। और हर समय अगर आप देखोगे सी पे नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम आया था, तो सी सबसे रिस्की जोन है, तो अगर सी से साइक्लिस्ट सेफली पास हो गया इसका मतलब वो और कहीं पर भी स्लाइड करने वाला नहीं है। देखो पॉइंट सी पे स्लोप भी सबसे ज़्यादा है ना भाई, सी पे देखोगे तो स्लोप 45 डिग्री का है, जबकि बी से लेकर सी पे स्लोप जो है वो लगातार कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये देखो ये स्लोप जो है लगातार बढ़ रहा है। फिर सी से डी में क्या हो रहा है, लगातार स्लोप कम होते जा रहा है और डी पे जाके 0 हो जा रहा है, यानी कि सबसे रिस्की जोन कौन सा हुआ, सी, है ना भाई। स्लोप भी ज़्यादा है यानी कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, एम जी साइन थीटा की वैल्यू मतलब एम जी का वो वाला कंपोनेंट जो कि अलॉन्ग दी इंक्लाइन प्लेन होता है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस साइकिल को स्लिप करने के लिए जो एम जी का कंपोनेंट है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पॉइंट सी पे है, और फ्रिक्शन भी मिनिमम कहाँ पर है, पॉइंट सी पे है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी पॉइंट सी पे सबसे कम है। पॉइंट सी से जस्ट पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सी पे अपन सी से जस्ट पहले अपन देखे सबसे मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन आया था। तो सी माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, सी माइनस की बात कर रहा हूँ, तो सी माइनस पे अच्छा ये कंपोनेंट कितना आया था, एम जी बाई रूट 2 आया था, ठीक है, एम जी का कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन कितना आया था, एम जी बाई रूट 2। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई थी भैया, 682 आई थी। इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है, 682। अब मैं अगर यहाँ पर मेरे को फ्रिक्शन लगाना है, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन करेगा इस एम जी बाई रूट 2 को बैलेंस, तभी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। तो अगर इस पॉइंट पे फ्रिक्शन संभाल लिया सिचुएशन को, यानी कि साइक्लिस्ट को मतलब वो एम जी बाई रूट 2 को संभाल लिया, यानी कि एम जी का वो वाला कंपोनेंट जो कि अलॉन्ग द इंक्लाइन है उसको बैलेंस कर लिया, इसका मतलब हर पॉइंट पे वो ऐसा करने में सफल रहेगा, क्योंकि बाकी किसी भी पॉइंट पे एम जी का जो कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन है वो भी कम हो जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस पॉइंट पे मैं फ्रिक्शन निकालता हूँ यूजिंग द मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी बाय रूट 2, ठीक है। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है भैया, 682। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, सी माइनस की बात कर रहा हूँ, सी के जस्ट पहले, जो कि सबसे खतरनाक पॉइंट है, सबसे रिस्की पॉइंट है। तो म्यू इंटू 682 इज इक्वल टू एम जी बाई रूट 2 कितना आया था, 707 आया था। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 707 डिवाइडेड बाय 682, 1.0366, ये आ रही है म्यू की वैल्यू। यानी कि अगर इस पॉइंट पे भाई इस पॉइंट पे एम जी बाई रूट 2 तो फिक्स है, यानी कि 707 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइन, उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम से कम इतना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फ्रिक्शन खूब ज़्यादा हो तो कोई तकलीफ नहीं है, पर इससे कम का अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा तो क्या 707 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं।
क्योंकि म्यू इंटू 682 को क्या होना है, 707 होना है। तो अगर म्यू की वैल्यू 1.03666 कम हो गई तो एफ जो है वो इस mg/√2 को बैलेंस नहीं कर सकता। तो मिनिमम सेफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी इस पूरे क्वेश्चन की, 1.0366। ठीक है ना, क्योंकि बाकी जब यहाँ पर संभाल ले रहा है तो बाकी जगह तो संभाल ही लेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया ये। अब पीछे इसका अप्रॉक्सीमेट करके आंसर क्या दे रखा है मैं देख लेता हूँ। देखो इसका आंसर दे रखा है 1.037, ठीक है ना, और अपना क्या है 1.0366 आया है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.037 बोल दिया है वो कोई ख़ास बात नहीं। ठीक है ना, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसका पार्ट डी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है ना, और आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, सी के जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद क्या हो रहा है, या फिर आप जो ए बी सी सॉल्व करते आए हो उससे जो आपका डेटा कलेक्ट होता है उससे भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सी के जस्ट पहला वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा रिस्की है, और अगर उस पॉइंट पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इट मीन्स बाकी सारे पॉइंट पे फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा। तो मैं क्या किया, इसी पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस लगा दिया और म्यू की वैल्यू 1.0366 लगा दिया और बोल दिया कि भैया म्यू की मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा में कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे ज़्यादा अगर होगी, सोचो म्यू की वैल्यू 2 हो गई, म्यू की वैल्यू अगर 2 हो गई तो म्यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रिक्शन की, 682 का डबल, वो तो 707 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर एफ़ की पूरी वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ 707 यूज़ होएगा, है ना भाई, जबकि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा की है। पर अपने को क्या पूछा है, मिनिमम फ्रिक्शन पूछा है, मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, इस वजह से मैं लिमिटिंग वैल्यू यूज़ किया हूँ। ठीक है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ किया हूँ। तो थैंक यू सो मच अगर आप पूरा यहाँ तक झेल पाए हो तो। वैसे अगर यहाँ तक आप पूरा झेले होगे मेरे को तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी क्वेश्चन की, ये मेरी पूरी गारंटी है ना। और थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है यार फिजिक्स पढ़ते समय। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।